बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 नवंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के वीलॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं, जैसा कि एक खातून ने इस्लामाबाद में जनरल बाजवा को जूता मार दिया। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की एक नई फिल्म पकड़ी गई है और वो वीडियो भी अब वायरल हो गई है। फिर पाकपतन में जो कॉरपोरेट फॉर्मिंग है, पाकिस्तान मिलिट्री का मंसूबा है, उसका एक वबाल मचा हुआ है। फिर सुहेल वड़ाइच साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब की अहलिया के बेडरूम में जा घुसे। और उसके साथ साथ हमने एक CNN की स्टोरी की थी, जिसमें जो पेंटागन की पॉसिबल बगावत या पेंटागन की जो रेजिस्टेंस है सदर ट्रंप के ख़िलाफ़, उसके बारे में हमने एक खबर दी थी, जिसके ऊपर मोहित पीरजादा साहब ने एक व्लॉग किया, जिनके बेशतर हिस्से दुरुस्त हैं, लेकिन उनके कुछ हिस्सों से मैं अग्री नहीं करता। उसके ऊपर रोशनी डालूंगा कि क्यों, मेरी और उनकी सोच में कहाँ पर फ़र्क है और कहाँ पे मेरे ख्याल में वो शायद इस चीज़ को दुरुस्त तरीके से रीड नहीं कर पा रहे। तो आज की जो खबरें हैं उनकी तरफ आते हैं। जो पहली खबर सबसे आपके सामने रखेंगे वो है कि जनरल बाजवा को इस्लामाबाद में जूता दे मारा, और वो भी एक खातून ने, और वो उस वक्त जब उन्होंने आर्मी चीफ के तौर पर एक्सटेंशन ली थी। ये कोई और नहीं, ये नईम बुखारी साहब बता रहे हैं, जो पाकिस्तान के मायानाज वकील हैं और बहुत बड़े इंसान हैं। अब आप कहेंगे कि मैं उनको बहुत बड़ा इंसान क्यों कह रहा हूँ। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि हम 95% मॉरली करप्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में। यूँ तो देखिए कितनी ज़्यादा लोग सफ़े अव्वल के वकील हैं। 2007-8 में तो आपने कितने बड़े बड़े नाम वकीलों के देखे थे, जिनके किसी के अंदर स्प्रिंग थे तो किसी के अंदर कुछ था। अब बाद में पता चलता है कि वो तमाम के तमाम जो थे, उनके पीछे चार्ज बैंक जनरल कियानी का था। तो आज भी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो किसको नहीं पता हो रहा है। किसको नहीं पता कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री जनरल्स कितना बड़ा इस वक्त इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं। लेकिन कोई भी नामवर वकील जो है वो बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस वक्त छुरी के नीचे इमरान खान है या पाकिस्तान की आवाम है। ये जो बड़े बड़े वकला हैं, इनके दफ्तर चल रहे हैं, इनके बिजनेस चल रहे हैं, और इनकी बड़ी बड़ी फीसें चल रही हैं, इनकी बड़ी बड़ी फर्म्स चल रही हैं, इनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, तो वो क्यों बोलें? उनका इससे क्या लेना देना। तो ये जो मोरालिटी का इन्हतात है, ये हर शोबे में है, सिर्फ वकला में नहीं है। बल्कि हाल ही में जो बार काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के आपने इलेक्शन देखे, उसमें तो इवन कई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे, उन्होंने वोट दे डाले, वोट खड़का डाले एहसन बोन और आज़म नज़ीर तारड़ के ग्रुप को, और ये नहीं सोचा कि उसके नुकसानात इमरान खान या ओवरऑल पाकिस्तानी कौम के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए उसकी रेमिफिकेशंस क्या होंगी। तो ऐसे हालात में नईम बुखारी साहब जैसे इंसान का पहले भी उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा और दलेर इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद मैं ज़ाती तौर पर ये सोच रहा था, डर था मुझे कि कहीं उन्हें उठा ना लें। और इस उम्र में वैसे तो वो हमसे भी जवान लगते हैं, लेकिन फिर भी जाहिर है वो बहुत ही सीनियर आदमी हैं, तो डर था, परेशानी थी कि कहीं उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। अब उन्होंने दोबारा एक बहुत ही दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया है। एक छोटा सा क्लिप आपको सुनवाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। 1 मिनट का होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगली बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिनकी तरफ मैंने मूव करना है। ये सुनिए नईम बुखारी साहब क्या कह रहे हैं, और उसके बाद ये भी सोचिए कि शुक्र है पाकिस्तान में अभी नईम बुखारी साहब जैसे लोग हैं, लेकिन ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कोई दर्जन भारी होंगे पाकिस्तान में, 2 दर्जन होंगे, 5 दर्जन होंगे, इससे ज़्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। अगर होते तो आपको कहीं ना कहीं बोलते हुए नज़र आते। कुछ जजेस में बोलते नज़र आते, कुछ आर्मी जनरल्स में बोलते नज़र आते, कुछ ब्यूरोक्रेट्स में नज़र आते, कुछ और जो शोबाए ज़िंदगी है उसमें नज़र आते। आपको मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में एक भी ब्यूरोक्रेट बोलते हुए नज़र नहीं आया होगा। नज़र आए होंगे तो ज़िले शाह को कत्ल करते हुए IG पंजाब, और नज़र आए होंगे तो जब बाजी मरियम की सर्जरी हो रही थी वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब जेबों में हाथ डाले वहाँ पर खड़े आपको नज़र आए होंगे। तो इन हालात के अंदर नईम बुखारी का इतना तगड़े तरीके से बोलना, यकीनन शायद दूसरी कौमों में ये कोई इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए इमरान खान जैसा ईमानदार बंदा होना और नईम बुखारी साहब जैसे इंसानों का दलेरी के साथ बोलना बहुत ही बड़ा तोहफ़ा है। अल्लाह इनकी ज़िंदगी लंबी करे और ऐसे मज़ीद लोग जो हैं वो पाकिस्तान को दे। सुनिए नईम बुखारी क्या कहते हैं। बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ले ली, सरीना होटल में जूती मारी उनको, औरत ने, ये इज्जत लिया आपने। देखिए
آپ ڈرا تو سکتے ہیں آرمی چیف صاحب، چلو آپ کے لیے آپ ڈرا تو سکتے ہیں، مجھے کوئی شک، یعنی میں نے ایک پروگرام میں سخت باتیں کی تھی، میں تو بالکل نائٹ سوٹ پہ رکھ کے نال اپنی گولیاں رکھ کے، نیند کی گولی بھی میں بیٹھا ہوتا کہ لے جائیں گے. آپ نہ کریں، میری افواج کے ساتھ یہ نہ کریں. جو آپ کا کام ہے یہ ملک کی جو ایڈیولوجیکل یا آئیڈیولوجیکل ہے اس کے محافظ نہ بنے. سن لیا آپ نے، میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، میں صرف خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم وہ مشکل وقت میں پاکستانی قوم کے لیے بول رہے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 48 لاکھ ایکڑ زمین کو بنجر زمین ڈکلیئر کیا گیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ بنجر زمین ہے، یہ پاکستان ملٹری کا جو کارپوریٹ فارمنگ کا جو SIFC کے نیچے بنایا گیا تھا، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس کو دے دی جائے تاکہ دیکھیں بات سمجھ بھی آتی ہے کہ ایک زمین بنجر پڑی ہے اس کو آباد کیا جائے گا، باہر سے لوگوں کو دی جائے گی، پاکستان کے اندر سرمایہ کاروں کو دی جائے گی. وہ زمین جو ہے وہ بنجر سے اس کو زرخیز بنائیں گے، آباد کریں گے، ہماری جو ہے وہ کلٹیویشن بڑھے گی ایریا اور ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. تو کاغذ پر تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت ساری زرخیز زمینیں لے کے اس پر آم کے باغات کاٹ کے ہم DHA بنا دیتے ہیں یا اور چیزیں بنا دیتے ہیں. یہ اسی طرح کی کارروائی ادھر بھی ڈالی گئی ہے. 48 لاکھ ایکڑ جی ہاں زمین دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. اب آپ غور کیجئے کہ بلوچستان کے اندر ہمیں کارپوریٹ فارمنگ کا کوئی خیال نہیں ہے، جہاں ہمیں کرنی چاہیے، جہاں پر ہمیں پرابلمز ہیں، جہاں پر بے روزگاری یہاں سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمیں پنجاب کی زرخیز زمین چاہیے. بہرحال اب ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ بنجر زمین ہے. اب پاک پتن کے اندر نیا کھڑاک ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر سینکڑوں ایکڑ یا مربع زمین جو ہے اس کے اوپر پھڈا پڑا ہوا ہے. 1928 میں جی ہاں انگریز کے زمانے میں وہاں پر لوگوں نے اس زمین کو آباد کیا تھا اور تب سے اس کو کاشت کر رہے ہیں. مطلب کہ زرخیز سونے جیسی زمین جس میں ظاہر ہے کبھی نہ کبھی سونا یوریا بھی ڈالا ہوگا. بہرحال سونے جیسی اور سونا اگلتی ہوئی یہ زمین اب ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے یہ کارپوریٹ فارمنگ کے چکر میں لے کر تو کسی کو آگے اونے پونے لیز کے اوپر دی جائے گی. اب وہاں پر جو بیچارے مزارے ہیں جن کا وہ بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں. جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے فی الحال تو روکا ہوا ہے اس زمین کی ٹرانسفر کو، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں عدالتوں کو تو جوتے کی نوک پر لکھا جاتا ہے. لیکن جو بہت بڑی کارروائی یہاں ڈالی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ زمین کو بنجر قرار دے کر اور اس کے بعد اس پہ قبضہ کریں اور زرخیز زمین بھی بیچ میں لے جائیں. اس سے پہلے یاد کیجئے کہ مظفر گڑھ میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا اور وہاں بھی زرخیز زمین ہتھیانے کی اسی پورے کے پورے پروجیکٹ میں جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی. اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. وہ بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر ہے اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ہے. نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کی، وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ جو ایک بہن نے پاکستانی بہن نے سوئٹزرلینڈ کے چوک کے اوپر سرجری کی تھی وہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے تھے. اب وہ کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ہمیں سوئٹزرلینڈ سے ہمارے شکیل صاحب نمائندہ خصوصی ہم انہیں کہیں گے، انہوں نے وہاں سے ہمیں یہ ساری انفارمیشن بھیجی. اب ذرا ریٹ دیکھیے، شاید 5400، جی ہاں یہ آپ کے سامنے ہے اس ہوٹل کے جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ یہاں ٹھہرے ہیں. اکارڈنگ ٹو شکیل صاحب انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ 5400 روپے کہہ دیا، معذرت بہت 5400 سوئس فرینک، مطلب آپ ڈالر کے اوپر نیچے ہی اس کا ریٹ ہے. تو آپ یہی سوچ لیجئے کہ یہ کوئی 15 سے 18 لاکھ روپے کا ایک رات کا ایک کمرہ وہاں پر اس ہوٹل کے اندر جو ویب سائٹ کے اوپر ریٹس ہیں وہ ہیں. انہی کمروں کے اندر چیف سیکرٹری پنجاب بھی ٹھہرے ہوئے ہیں اور بھی پورا فوج ظفر موج اور باجی مریم کا بیگ اٹھانے والی جو کنیزیں خاص ہیں وہ بھی انہی طرح کے کمروں میں ٹھہری ہیں. ہو سکتا ہے اس سے تھوڑے سستے پہ ٹھہری ہوں یا اس سے تھوڑے مہنگے پہ ٹھہری ہوں، اب ہمیں ایگزیکٹلی کمروں کا تو نہیں پتا. جو شکیل صاحب نے ہمیں بھیجی ہے اس کی ویب سائٹ، اس کا نام، کیونکہ انہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور انہوں نے اس ہوٹل کو دیکھا بھی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کوئی 5400 فرینک سوئس فرینک جو ہیں یہ غالباً میرا خیال 15 سے 18 لاکھ روپے پاکستانی پر کمرہ پر دن، فی کمرہ فی دن یہ اس کے پیسے بنتے ہیں. اب اگر باجی وہاں 5-7 دن رہ گئیں تو کروڑ روپیہ تو باجی کا کرایہ ہی بن جائے گا، پھر باؤ جی بھی ہوں گے، پھر فوج ظفر موج ہے، چیف سیکرٹری بھی ہوں گے. اب خدا جانے یہ کون دے رہا ہے، آپ دے رہے ہیں، میں دے رہے ہیں، یا چودھری نظام الدین دے رہا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا. بہرحال خبر کی طرف چلتے ہیں. آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی جس میں وہ بہن آئیں، انہوں نے سڑک کے اوپر سرجری کی. اب یہ دونوں ویڈیوز آپ نے اسکرین پر، پوری اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں، دونوں ویڈیوز سائیڈ بائی سائیڈ.
اب آج انہوں نے ایک نئی ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے غالباً اٹلی سے یا کہاں سے 4 لوگوں کو بلایا. کتنے جی؟ 4 لوگوں کو ٹوٹل. پہلے انہیں کمرے کے اندر بلایا گیا, جو ہمیں انفارمیشن ہے رپورٹڈلی. ان کے ساتھ میٹنگ کی گئی, ان کو سمجھایا گیا. یہ 4 لوگ کو سفارشی بلائے گئے تھے کہ آپ نے باہر کھڑے ہو کے ہمارے نعرے مارنے ہیں اور آپ نے اس ٹائم پہ اس طریقے سے. پھر باؤ جی کو وہی کوٹ پہنایا گیا. لیکن باؤ جی کسی زمانے میں, آپ کو یہ بات میری مذاق لگے گی لیکن یہ مذاق ہے نہیں, وہ اپنے والد صاحب کی سفارش کے ساتھ جو فلم سٹار رنگیلا تھے ان سے اداکاری سیکھنے کے لیے ان کی فلم میں ایکسٹرا کے طور پر نواز شریف صاحب نے کام بھی کر رکھا ہے. مجھے پتا ہے آپ کو یہ میری بات مذاق لگے گی لیکن یہ پاکستانی میڈیا میں بہت سارے لوگ پہلے رپورٹ کر چکے ہیں, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا. اور اگر یہ غلط ہے تو باؤ جی اس کو ریفیوٹ کر دیں, ہم ان کا پوائنٹ آف ویو سنا دیں گے آپ کو. لیکن بہرحال جو میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ فلم دوبارہ سے بنائی گئی اور اس کو زاویہ یہ دیا گیا کہ وہ جو خاتون کی فلم تھی اس کے اندر جو خاتون کی آواز تھی وہ اصل نہیں تھی, وہ ڈبنگ کی گئی تھی اور اصل ویڈیو یہ ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا کوشش نہیں کرتے. اس دن 7 بیگ اٹھا کے جو کنیزیں خاص تھیں, جنہوں نے 2 بیگ اٹھائے ہوئے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس دن ایک باجی مریم کا بیگ اٹھایا ہوا ہے, ایک انہوں نے اگر 15 لاکھ 18 لاکھ کا فی کمرہ جو ہے, مجھے نہیں پتا یہ اسی کمرے میں ٹھہرتی ہیں یا ہو سکتا ہے انہیں کسی سرونٹ کوارٹر میں نہ ڈال دیا ہو یا کسی اور جگہ پہ نہ ٹھہری ہوں, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن جو ہوٹل کے ریٹس ہیں اس حساب سے تو اگر بیگ اٹھانے والی اتنے میں مل جائے تو کیا فرق ہے, کون سا ہمارے باپ نے پیسہ دینا ہے, پیسے تو آپ نے دینے ہیں, مین عوام نے دینے ہیں. تو اس ویڈیو میں, پہلی والی میں یہ بھی نہیں تھی. پھر اس ویڈیو میں باجی مریم جو تھیں وہ باؤ جی سے آگے نکل چکی تھیں. اب دونوں ویڈیوز کو غور کریں. آج کی جو ویڈیو ہے اور پھر اس ویڈیو کو اگر شروع سے آپ دیکھیں تو یہ جو نکر والی جگہ ہے جہاں پر یہ 4 پٹواری جو اسپیشلی لائے گئے اور سدھائے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ اس نکر پر نہیں کھڑے تھے, اس نکڑ پر یہ موجود ہی نہیں تھے اس دن, آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آگے سے گاڑی کے قریب سے 2 راگیر آ رہے ہیں, ایک نے وائٹ کلر کا کوٹ پہنا ہوا ہے. پہلی ویڈیو کے اندر وہ وائٹ کلر والا کوٹ بھی موجود نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, باجی کا کوٹ جو ہے وہ فون کلر کا یا آف وائٹ کلر کا تھا, منہ کے اوپر ماسک تھا جس دن سرجری ہوئی تھی. آج کی ویڈیو میں وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنی سارے اسکرپٹ کے اندر غلطیوں کے بعد نون لیگ نے آج پیش یہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو اس دن والی ویڈیو تھی وہ دوسرے کیمرے سے بنی تھی, یہ ہے اصل ویڈیو جو اس کیمرے سے بنی ہے. اور دیکھیں اس میں تو میاں صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں, صرف اور صرف دوسرے اینگل سے ویڈیو بنائی گئی اور اس کے اوپر اس خاتون کی آواز ڈب کر دی گئی اور بتایا گیا کہ میاں صاحب کی بےعزتی ہوئی ہے. میاں صاحب کی بےعزتی نہیں ہوئی, اصل میں ان کو پیار کرنے والے لوگ وہاں کھڑے تھے. اب دوبارہ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ دونوں ویڈیوز سائیڈ بائی سائیڈ چلائیں اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ جو 4 پٹواری ہیں وہ اس دن نہیں کھڑے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا کہ جو آگے سے راگیر آ رہے ہیں وہ بھی نظر آ جائے گا, باجی کی پوزیشن بھی نظر آ جائے گی, بیوروکریٹس کون کون سے ڈفرینٹ ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے, گاڑی کا دروازہ کھولنے والے لوگ ڈفرینٹ ہیں وہ بھی نظر آ جائیں گے, راگیر بھی نظر آ جائیں گے, باجی کا ڈفرینٹ کوٹ بھی نظر آ جائے گا. لیکن ایک تو ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, ایک ہم کوشش نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ سب کے ماتھے کے اوپر چے لکھا ہوا ہے اور عوام کو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بیوقوف بنا سکتے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ سہیل وڑائچ, آپ کو پتہ ہی ہے مہک ملک صاحبہ اور پتہ نہیں کن کن کا انہوں نے کن میں کوئی ڈیروگیٹری وے سے نہیں کہہ رہا, مین کے بہت ساری سیلیبریٹیز کا وہ انٹرویو لے چکے ہیں. اب وہ جا کر پتہ چلا ان کی خبر سے, مجھے نہیں پتا وہ گئے ہیں کہ نہیں, لیکن ان کی خبر سے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ صدر ٹرمپ کی اہلیہ جو میلانیہ ہیں ان کے بیڈ روم میں نہ جا گھسے ہوں کہیں پر, کیونکہ ان کی خبر کچھ ایسی ہے. انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ میلانیہ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کی مداح ہیں اور ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ عمران خان کو ریلیز کروائیں. اب ذرا چیک کریں سہیل وڑائچ صاحب کی بات. اب اتنی خاص بات, ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے تو بیڈ روم کے اندر ہی ڈال رہی ہوں گی یا لیونگ روم میں ڈال رہی ہوں گی, تو اس کا مطلب سہیل وڑائچ صاحب وہاں پہنچ گئے. مطلب ٹیبل سٹوری ہم نے کرنی بھی ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے, ہمارے دوست ہیں وڑائچ صاحب, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے خبر دینی بھی ہے, تو ایسی خبر دینی ہے جس پر سب کا ہانسا نکل جائے. مطلب آپ کو کیسے یہ ان کی اندر کی بات پتہ چلی, مطلب بالکل کوئی اس کا سر پیر نہیں. اچھا, اگلی خبر جو ہے جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں, کیونکہ تھوڑی 3-4 منٹ کی یہ خبر ہوگی, آپ کے سامنے کوئکلی رکھ دوں. ہم نے ایک خبر کی کہ CNN نے ایک خبر بریک کی جس میں CNN نے یہ بتایا کہ پینٹاگن کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے, جس میٹنگ کے اندر یہ بات چیت کی گئی کہ ہم نے صدر ٹرمپ کے تمام احکامات ماننے ہیں یا غیر قانونی احکامات نہیں ماننے اور ہم نے ان کا کیا کرنا ہے.
उस वीलॉग के ऊपर मैंने कहा कि ये एक किस्म की बगावत की जा रही है, जिस पर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने बहुत ही उनका बड़ा उम्दा तज्ज़िया था। आपको ज़रूर उनका वीलॉग देखना चाहिए, जो लास्ट वीलॉग है उनका। उसमें उन्होंने बड़ा उम्दा तज्ज़िया किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के मारूज़ी हालात बहुत फ़र्क हैं और अमेरिका के अंदर ऐसी कोई बगावत नहीं हो सकती, और मेरी शायद इस बारे में अंडरस्टैंडिंग गलत है। यहाँ मैं उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करूँगा, या तो वो मेरी बात पूरी तरह से समझ नहीं सके, तो आपके लिए और उनके लिए पूरी निखार के बात सामने रख दूँ ताकि आपको समझ आए। एक तो मैंने ये बिल्कुल ऐसे नहीं कहा कि उस तरह का काम होगा जो मेरे अजीज़ हमवतनों हो जाता है कि मार्शल लॉ लग जाएगा, वो तो अमेरिका में लग नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत बिल्कुल हो सकती है, और मैं अभी भी कहता हूँ और मैं साबित करता हूँ कि वो कैसे हो सकती है। किसी ने अमेरिका के अंदर ये कभी वहमो गुमान में भी, मैं क्योंकि मोहित साहब ज़्यादा देर यूके में रहे हैं लाइफ का, मैं को 15-16 साल अमेरिका में पहले भी रहा हूँ, अब के सफ़र से पहले, तो यहाँ पर वक्त ज़्यादा गुजरा, तो मैंने भी कभी ये वहमो गुमान में नहीं सोचा था कि अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स को निकाल दिया जाएगा। फिर हमने गज़ा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में ये देखा, पेन स्टेट की जो प्रेसिडेंट थी उनसे इस्तीफ़ा लिया गया या उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ वो आपने देखा। यहाँ तक हो गया कि अमेरिका की बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने दर्जनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया और उन्हें कहा कि क्योंकि वो इजराइल के ख़िलाफ़ या प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से हम उन्हें नौकरियां नहीं देंगे। पूरे अमेरिका ने ये हशर देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज़ अमेरिका के अंदर मौजूद नहीं थी, और जो लॉबी थी पूरी की पूरी इजराइल की, उसने पूरे सही तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी, पूरे अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का चाचा बनना चाहता था उसको नाखून चने चबवा दिए। ये भी अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था। फिर आपने देखा कि जो मीडिया ने किया अमेरिका के अंदर ट्रंप के इलेक्शन के अंदर, जिस तरीके से वन साइडेड रिपोर्टिंग की। फिर कोलोराडो स्टेट की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जैसे ट्रंप को बैन कर दिया इलेक्शन लड़ने से, वो भी आपने देखा। वो भी किसी ने नहीं सोचा था, वो भी एक किस्म का जुडिशल कू ही हो गया था। अमेरिकी जो डेमोक्रेसी है कि जो सबसे बड़ा कैंडिडेट था या जो विनिंग कैंडिडेट था उसे इलेक्शन से ही बाहर निकाल दिया था। तकरीबन काजी फायज़ ईसा जैसा काम कर दिया था, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज़ ईसा मुयस्सर नहीं था तो वो कामयाब नहीं हो सके थे। बाकी काम उन्होंने पूरे का पूरा डाल दिया था। फिर अब इसको और भी तरीके से देखना पड़ेगा थोड़ी सी चीज़ें। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं ये नहीं कहता कि यहाँ मेरे अजीज़ हमवतनों होगा, ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ मार्शल लॉ लग जाएगी, लेकिन मसला जो है वो डॉक्टर मोईद और दूसरे तमाम दोस्तों को समझना पड़ेगा। डॉक्टर मोईद ने ये कहा कि मसला शायद ये है कि ट्रंप जो हैं वो इलीगल जो इमिग्रेशन हो रही है उसके ख़िलाफ़ फ़ौज को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और शायद फ़ौज रिलक्टेंट है और वो कह रही है कि हमने उसके ख़िलाफ़ नहीं जाना, और सिर्फ इतना मसला है। नहीं, इतना मसला नहीं है, हमें इसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। जो बॉब वुडवर्ड की नई किताब है वॉर, उसके मुताबिक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में, जो उनके फॉर्मर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही समझे, वैसे तो हमारे पास भी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं होते, तो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को जिस तरह से हमारे आर्मी चीफ मेन एग्जीक्यूशनरी पार्स के साथ होते हैं वहाँ भी आप उन्हीं को समझें, तो उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली हैं, उन्होंने बॉब वुडवर्ड को उनकी किताब वॉर के लिए बताया कि जो ट्रंप है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन टू द कंट्री। वो फाशिस्ट है और वो अपनी कोर तक फाशिस्ट है। अच्छा, यही नहीं, उसके अलावा जो बॉब वुडवर्ड कहते हैं कि जो जनरल जिम मैटिस हैं उन्होंने भी उनको एक ईमेल की, और ईमेल के मुताबिक उन्होंने भी जो कुछ उससे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने कहा वो उससे एग्री करते हैं, और वो समझते हैं कि ट्रंप ही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये ख़तरा है, ये रॉयटर्स की स्टोरी है, वो आपको दिखा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग कैंपेन ट्रंप ने ये कहा था कि मैंने जो वोक जर्नल्स हैं उनको मैंने नौकरी से निकालना है। तो मसला यहाँ पर इमिग्रेशन का इशू नहीं है सिर्फ, इट इज़ बियॉन्ड दैट। तो ट्रंप कह रहे हैं कि जो वोक जर्नल्स हैं उनको मैंने टर्मिनेट करना है, उन्हें मैंने नौकरी से निकालना है, उन्हें मैंने सैक करना है। और ट्रंप से जब पूछा गया कि आप करेंगे तो उसने कहा हाँ मैं करूँगा।
उसके बाद लोगों ने ये भी कहा कि जो ट्रंप जो करंट जो जनरल ब्राउन हैं, जो करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, बहुत सारे लोग पंडित और बहुत सारे दिफाई तज्जियाकार ये समझते हैं कि ट्रंप उनके खिलाफ एक्शन लेगा। अब एक्शन ज़ाहिर है सैक करेगा या उनको भी नुकसान पहुंचाएगा, तो वो भी ख़तरे में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों को ये लगता है कि शायद जो मार्क मिली हैं उनको ट्रीज़न के उनके ऊपर मुकदमात ट्रंप चलाएगा। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि ये मैटर सिर्फ और सिर्फ इलीगल जो है वो मामला तक नहीं है। जो करंट आपके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एयरफोर्स जनरल ब्राउन, उनको भी अपनी पड़ी हुई है कि कहीं मुझे ना फड़का दें, मेरे पे ऐसी कोई चीज़ें ना कर दें। उससे पहले जो जनरल मिली हैं उनको भी पड़ी हुई है, और उससे पहले जो जनरल मैटिस हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक हैं और ये फाशिस्ट हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मामला जो हैं वो इससे आगे। अब यहीं पर नहीं, अब आपने ये भी देखना है कि जो अमेरिकन मिलिट्री है उनके जो इंटरेस्ट हैं यूक्रेन में उनके जो इंटरेस्ट हैं उसके भी ट्रंप साहब खिलाफ हैं। रशिया में जो उनके इंटरेस्ट है उस पर भी वो पॉलिसी बहुत डिफरेंट लिए रखे हैं। फिर वो ये भी कह चुके हैं कि जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर थोड़ा सा भी आगे पीछे किया उन सबको सजाएं दूंगा और उन सबको नौकरियों से निकालूंगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि ऐसे तमाम लोग, हाँ जी ये बहुत गौर से आपने सुनना है, उन्होंने कहा मैंने डीप स्टेट को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके एहलकार जिन्होंने जासूसी की, मैं उनको कानून के नीचे लाऊंगा और उनकी अकाउंटेबिलिटी करूंगा। यहां तक उन्होंने कह दिया कि उन्होंने मेरी और मेरी कैंपेन की भी जासूसी की, मैं उनको जासूसी करने पर सजा दूंगा। तो मामला सिर्फ ये इलीगल इमिग्रेशन तक नहीं है, मामला सिर्फ यहां तक नहीं है कि वो उनको चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर फौज को इस्तेमाल करना है, फौज कहती है हमने इस्तेमाल नहीं होना। अच्छा, अब फिर नेटो, आप ये देख लीजिए कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि अगर एक्स, जो अब ट्विटर को एक्स कहते हैं, अगर उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने पाबंदी लगाई तो हम नेटो की जो सप्लाई है, मीन जो उसकी फंडिंग है, वो ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा भी ट्रंप ने पिछले अपने ड्यूरेशन में जो कुछ फ्रांस के साथ किया था, दूसरे मुल्कों के साथ नेटो में किया था, वो सबके सामने है। तो जो पेंटागन का या जनरल्स का एक वर्ड ऑर्डर है और जिस तरीके से वो वॉर्स और दूसरी तमाम चीज़ों को रन करना चाहते हैं, ट्रंप उससे बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा है। तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ illegal immigrants only, it is much more complex। तो फिर यहाँ सवाल है कि फिर अगर बगावत होगी जो मैं कह रहा था तो वो किस तरह की होगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि यहाँ अजीज़ हमवतनों होगा, टैंक आ जाएंगे, मार्शल लग जाएगी, कोई जनरल साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल बन जाएंगे, या किसी काकड़ को, किसी शहबाज शरीफ को लाकर चोर को बिठा देंगे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वैसे ही होगा जैसे माजी में होते हुए नज़र आ रहा है। आप सबको साबिक सदर कैनेडी भी याद है उनके साथ क्या हुआ था, आपको अभी डोनाल्ड ट्रंप भी याद है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब ओहायो के एक छोटे से टाउन में कातलाना हमला हुआ तो चंद मिलीमीटर से उनका सर बचा। अगर वो सिर्फ सर यहाँ था ऐसे करते तो उनकी खोपड़ी उड़ चुकी होती, और उससे पहले उनका सर यहाँ था जब उसका निशाना लिया गया, लास्ट मिनट अल्लाह ने उन्हें बचाना था तो वो यहाँ से सर यहाँ हो गया और गोली साथ से गुजर गई। और बार बार कहा जाता है कि जो सीक्रेट सर्विस थी उन्होंने उस छत को कैसे खाली छोड़ दिया। उसके बाद ये भी बार बार कहा जाता है, सवालात उठाए जाते हैं बार बार कि उनको पहले से बता दिया गया था कि ऊपर कोई है और उन्होंने उसको नहीं रोका, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि बगावत जो है वो बगावत अजीज़ हमवतनों और टैंक तोपें ला के होती है। बगावत करने के और बहुत सारे तरीके हैं। जब कोई शख्स आपकी प्लेट में इतना ज़्यादा हाथ मार रहा हो और आपका इतना कुछ जो है वो स्टेक पे हो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं बगावत करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं रिस्पॉन्ड करने के। तो जब हमने बहुत कुछ पहले नहीं देखा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी जो हमने देखे थे इराक़ के अंदर, सुने थे, और पूरी जंग उसके ऊपर करवा दी गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो कत्ल हो गए, उसमें शहीद हो गए, मारे गए। कितनी बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो जंग लड़ ली गई, और उसके बाद कहा गया कि कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो थे वो मौजूद नहीं थे। तो जब कुछ करवाना होता है वो करवा लिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए अजीज़ हमवतनों होना है या सड़कों के ऊपर आके कुछ होना है। उसके बहुत सारे और तरीके हैं, और मैं ये जेन्युइनली समझता हूँ कि सदर ट्रंप जो हैं उन्हें अपनी हिफाजत का भी बहुत ख्याल करना चाहिए और उन्हें अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी का भी बहुत उम्दा तरीके से ख्याल करना चाहिए
क्योंकि उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा फ़िलहाल, एक बहुत बड़ी लॉबी जिसने उनको वोट नहीं दिया, वो शायद उनको भी खटक रहे हैं और आने वाले दिनों में वो भी उनके सामने पूरे तरीके से खड़े होंगे। तो इन हालात के अंदर बहुत ही डेंजर में मुझे लग रहे हैं उनकी पॉलिसीज़, उनकी स्ट्रैटेजीज़, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में अमरीकी सियासत और रियासत के अंदर क्या होता है। एक दफ़ा मैं फिर कह दूं, मैं ये बिल्कुल अग्री करता हूं कि सदर ट्रंप जो हैं वो बहुत ही मजबूत सदर है इस वक्त। शायद ही अमेरिका की हिस्ट्री में पिछले चंद डेकेड्स में कोई सदर इतना मजबूत आया हो। उसकी वजह क्या है कि ख़ुद भी बहुत ही भारी लीड से जीते हैं, उसके साथ साथ जो सेनेट है वहाँ भी रिपब्लिकन आ गए हैं, हाउस में भी रिपब्लिकन आ सकते हैं, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में लास्ट टाइम जब ट्रंप जा रहे थे तो वो प्रो रिपब्लिकन जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कर गए थे। तो ये जो तमाम सिचुएशन इवॉल्व हो रही है सदर ट्रंप के लिए, वो सदर ट्रंप को एक बहुत ही मजबूत और तगड़ा प्रेसिडेंट बना रही है। मेन जो लक है वो उनकी साइड पे है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि तमाम चीज़ें ऐसी जगह पर आ गई हैं कि वो इतने तगड़े प्रेसिडेंट होंगे कि उनको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होगा। तो इन हालात के अंदर ये जो खुलबली मची हुई है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये समझ आता है क्योंकि मैटर सिर्फ इमिग्रेशन और उसके रोकने के लिए फ़ौज को इस्तेमाल करना नहीं है। यूक्रेन से लेके नेटो से लेके रशिया तक और पूरी जो वर्ल्ड ऑर्डर है ग्लोबल, वो पूरे का पूरा ट्रंप चैलेंज करने का सोच रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।